हेलो एवरीबॉडी। आज हम मानव अधिकारों के समक्ष चुनौतियों पर चर्चा करने जा रहे हैं। सामान्यतः मानव के जो मौलिक अधिकार हैं उनमें जीवन अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जीविका प्राप्त करने का, विचारों की स्वतंत्रता का, समानता का, कोई भी संगठन बनाने या कोई भी धर्म को अपनाने आदि अधिकारों की बात की जाती है। अर्थात दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैचारिक, स्वास्थ्य संबंधी, उसकी शिक्षा संबंधी जितने भी उसके बहुआयामी पक्ष हैं उन सबके विकास के लिए जिन आधारभूत तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हीं को मानव अधिकारों का नाम दिया जाता है। यानी बिना मानव अधिकारों के व्यक्ति की जो एक जीवन है वो गरिमापूर्ण जीवन नहीं कहा जा सकता है। इन मानव अधिकारों की रक्षा के लिए, इनके संरक्षण के लिए हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर अलग अलग आयोग बने हुए हैं जिनके द्वारा कि इनकी रक्षा करने की कोशिश की जाती है या उनके प्रावधान है उनमें रक्षा करने का, जिनकी चर्चा हमने पिछली वीडियोज में की है। लेकिन फिर भी मानव अधिकारों के समक्ष अनेक चुनौतियां उपस्थित होती हैं। उन्हीं की चर्चा आज हम कर रहे हैं। तो पहली चुनौती है, सबसे बड़ी जो और प्रमुख जो चुनौती है, आतंकवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज आतंकवाद एक बहुत बड़ी और व्यापक स्तर पर एक वैश्विक समस्या बन चुकी है। कुछ व्यक्ति हैं जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसा का और डर का सहारा लेते हैं, लोगों को डराते हैं, हिंसा करते हैं और उसी को आतंकवाद कहा जाता है। आज जैसे भारत है, पाकिस्तान है, अफ्रीका है, नामीबिया है, अफ़गानिस्तान है, ये बहुत सारे देश हैं जो कि इस आतंकवाद की समस्या से पीड़ित हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब भी दंगे फसाद होते हैं, आतंक होता है, तो इनमें जो सामाजिक व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है और व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है। तो क्या होता है कि जब आतंकवादी जो आतंक फैलाते हैं उनके द्वारा एक ओर तो मानव अधिकारों का हनन किया जाता है और दूसरी ओर क्या होता है कि जब इनको रोकने के लिए, आतंकवादियों को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर भी जो सरकार है वो भी मानव अधिकारों के हनन में पीछे नहीं रहती है। तो ये प्रश्न उठता है हमारे सामने कि क्या मानव अधिकारों की रक्षा के लिए मानव अधिकारों का हनन किया जाना सही है? भाई एक तरफ तो हम आतंकवादी जो हैं, जो मानव अधिकारों का हनन कर रहे हैं, उनको हम रोकना चाहते हैं, पर दूसरी ओर हम खुद, चाहे वो आतंकवादी हैं, चाहे स्थानीय स्तर पर जो व्यक्ति हैं, उनके साथ हम मानव अधिकारों का हनन कर रहे हैं। तो क्या मानव अधिकारों की रक्षा के लिए या उनकी स्थापना के लिए मानव अधिकारों का जो हनन किया जाता है वो सही है? तो संपूर्ण विश्व में इसका कोई सवाल या इसका जवाब जो है बड़ा मुश्किल काम हो रहा है, क्योंकि अगर आतंकवाद को नहीं रोकें तो भी समस्या, उसको रोकें तो भी मानव अधिकारों की दुहाई दी जाती है। तो एक संपूर्ण विश्व के लिए एक ये बहुत बड़ी चुनौती है और इसका जो जवाब है वो केवल हम भारतीय संदर्भ में देखें तो गांधीवादी जो दृष्टिकोण है उसी से दे सकते हैं कि अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो साधन है वो भी हमारे बहुत पवित्र होने चाहिए। लेकिन यदि अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आतंकवाद को रोकने के लिए हम जो साधन अपनाएं कि भाई उनके सामने हम सत्याग्रह करके बैठ जाएं या शांति से हम उनके सामने बैठ जाएं और शांति से उनसे प्रार्थना करें, निवेदन करें, वो संभव ही नहीं है। क्योंकि जो आतंकवादी हैं वो इस तरह के गांधीवादी दृष्टिकोण से जो अपने उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति नहीं करना चाहते, वो केवल हिंसा के माध्यम से ही करते हैं। तो मानव अधिकारों के समक्ष ये जो आतंकवाद है ये बहुत बड़ी चुनौती है कि क्या करें,
किम कर्तव्यम की स्थिति विमूढ़ की किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति उनके सामने होती है कि क्या करें क्या ना करें। दूसरा जो चुनौती है वह है बंदियों के अधिकार। जैसे सभी जानते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति अपराध करता है उसको दंड दिया जाता है, और जिससे क्या होता है कि एक तो उसको सीख मिलती है कि हम आगे से वे व्यक्ति कोई अपराध नहीं करेगा, और दूसरी तरफ जो अपराध से पीड़ित व्यक्ति है या उसके परिवारजन है उनको भी थोड़ा सा उनके दुख की भरपाई होती है कि भाई चलो जो अपराध जिसने किया है उसको दंड मिला है। तो यहाँ तक कोई मानव अधिकारों की बात ही नहीं उठती है। लेकिन बात तब उठती है जबकि किसी व्यक्ति है उसने अपराध ही ना किया हो और उसको बंदी बना लिया जाए, या उसको गलत बात पर उसको अपराध करने के लिए इतनी घोर यातनाएं दी जाए कि वो अपराध स्वीकार कर ले, तो वो भी एक मानवाधिकार हनन है। कई बार होता है कि कोई बहुत बड़ा आदमी है, बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति है, वो उसको उसके अपराध को छुपाने के लिए किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराध कबूल किया करवाया जाता है, तो वो मानवाधिकारों की हनन में आता है। तो ऐसी स्थिति में क्या आता है कि क्या अपराधी को दंड ही ना दिया जाए, लेकिन वो भी सही नहीं है, क्योंकि अपराधी को यदि अपराध ही नहीं दिया का दंड ही नहीं दिया जाएगा तो उसकी और ज़्यादा उसको हौसला बढ़ेगा और ज़्यादा अपराध करेगा, तो ये भी सही नहीं है। क्योंकि यह माना जाता है कि जो अपराध है, जो अपराधी अपराध करता है तो उस अपराध से नफरत करो, उस व्यक्ति से नहीं। यदि उसके अपराध को हटा दिया जाए तो वो तो एक सामान्य व्यक्ति हो जाएगा। तो ऐसी कई बार हम देखते हैं कि जो युद्धबंदी होते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा अमानवीय व्यवहार किया जाता है। तो ये माना जाता है कि जो उनका सुधार, जो अपराधियों को जो दंड देने का तरीका है वो सुधारात्मक होना चाहिए, ना कि दंडात्मक। लेकिन ये सभी जानते हैं कि अपराधी यदि केवल शांति से सारी बातें उगल दे या सारा जो अपराध है उसको कबूल कर ले तो शायद ये स्थिति नहीं है। इसलिए ये बहुत बड़ी चुनौती मानवाधिकारों के सामने है कि अपराधियों को दंड दिया जाए या नहीं दिया जाए। यदि उसको दंड देते हैं तो मानवाधिकारों की दुहाई दी जाती है, और यदि नहीं देते हैं तो जो पीड़ित पक्ष है उसको दुख होता है, और जो अपराधी है उसके और ज़्यादा हौसले बुलंद होते हैं। अगला है मानव तस्करी। भारत में सभी जानते हैं कि जो छोटे छोटे जो दूसरे गरीब देश हैं उनसे बहुत ज़्यादा मानव की तस्करी होती है, चाहे उसमें महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं। महिलाओं की तस्करी जब करवाई जाती होती है तो उनसे जो वेश्यावृत्ति करवाई जाती है, हिंसा की वो शिकार हो जाती हैं। बच्चे जो हैं उनको बच्चों का बचपन छीन लिया जाता है, उनसे भीख मंगवाई जाती है, उनसे बाल श्रम करवाए जाते हैं, आपराधिक कार्यों में उनको चोरी करवाई जाती है, तो उनसे आपराधिक कार्य भी करवाए जाते हैं। और पुरुष जो हैं उनकी तस्करी करते हैं तो उनके साथ भी उनको बंधुआ बना लिया जाता है, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। तो इस तरह से भारत में बहुत ज़्यादा तस्करी होती है, और ये मानव तस्करी जो है मानव अधिकारों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसके ये भारत में तो है ही है, लेकिन पूरे और भी विश्व के अनेक सारे देशों में ये प्रॉब्लम है, और इसके लिए आज आवश्यकता है कि इसके लिए संपूर्ण विश्व में एक बहुत मतलब व्यापक स्तर पर इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तभी इनको पूर्ण रूप से जो मानव तस्करी है इसको अवैध घोषित किया जाना चाहिए, तभी जाकर के ये जो एक चुनौती जो मानव अधिकारों के सामने है वो खत्म हो सकती है। अगला है विश्व एवं मानवीय स्वास्थ्य, यानी जो मानव अधिकार हैं उनके अनुसार यह कहा जाता है कि जो भी देश का जो विकास किया जाता है, यह जो औद्योगिकरण की जो आज बहुत ज़्यादा जो परम एक आवश्यकता बन चुका है औद्योगिकरण, उसके कारण हर देश अपना विकास दर बढ़ाना चाहता है, और इसके लिए क्या करते हैं वो जो प्राकृतिक संसाधन है हमारे उनका दोहन करते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो हमारा जो प्राकृतिक वातावरण है वो खराब हो रहा है, और जो मानव के स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। आज हम देखते हैं कि फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, नई नई कल कारखाने हो रहे हैं, तो उनसे क्या होता है कि उनका जो अवशिष्ट है, जो गंदा पानी है उनका, वो नदी नालों में जा रहा है। मनुष्य उनके जो धुआं है वो निकल रहा है, जहरीली गैसें हैं, वो सब मानव के स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा उनका जो गलत प्रभाव पड़ रहा है, जिससे कि ये प्रश्न उठता है
कि क्या ये जो मानव के स्वास्थ्य की कीमत पे जो विकास किया जाता है विश्व के सभी देशों में, क्या वो उचित है? इसमें दो समस्याएं आती है कि तो क्या हम विकास ही ना करें, तो क्या विकास की जो अंधी दौड़ है उसको दूर रहें उससे, और हम संपूर्ण विश्व में पीछे हो जाएं, तो वो भी उचित नहीं है। तो ये एक एक ये सलाह दी जाती है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें, उनका संरक्षण करें, लेकिन उनके साथ साथ हम मानव जो स्वास्थ्य है उसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, तभी जाके के विकास करें। नहीं तो ये विकास जो है वो सच्चा विकास नहीं कहलाया जाएगा। तो एक मानव का जो स्वास्थ्य है ये भी मानव अधिकारों के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। नेक्स्ट है समलैंगिकता। जैसे कि विश्व के जो और काफ़ी देश हैं जिनमें कि स्त्री के साथ और पुरुष के साथ जो इच्छानुसार जो शारीरिक संबंध बनाना है उनको कानूनी रूप से मान्यता दी गई है। लेकिन चूंकि भारत अपनी संस्कृति के विरुद्ध नहीं जा सकता, इसलिए भारत ने हमेशा ही इसको एक विकृति माना है और कभी भी इसको एक कानूनी मान्यता या कानूनी आवरण देने का कोशिश नहीं की है। जब भी ये सवाल उठाया जाता रहा है, चाहे 2009 में हो चाहे 2013 में हो, हमेशा इसका विरोध हुआ है, क्योंकि भारत जो है अपनी संस्कृति का, अपने साहित्य को, इनको बहुत ज़्यादा पोषण करते हैं। लेकिन अब इससे क्या होता है कि जो समलैंगिक जो लोग हैं, पर्सन हैं, वो कहते हैं कि फिर हमारे मानव अधिकारों का क्या हुआ? क्योंकि वो यदि एक पुरुष है, पुरुष के साथ रहना चाहता है, तो वो कहते हैं कि हमको आज़ादी क्यों नहीं? स्त्री है, स्त्री के साथ रहना चाहती है, तो हमको आज़ादी क्यों नहीं? तो अभी एक समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने भी इसको कानूनी रूप से मान्यता प्रदान की है। नेक्स्ट है शांति के लिए युद्ध। हम सभी जानते हैं कि विश्व में जब भी युद्ध हुए हैं तो वो शांति के लिए, कुछ देश ये मानते हैं कि वो शांति के लिए युद्धों का होना आवश्यक है, जबकि सभी जानते हैं कि युद्ध से कोई भी शांति नहीं हो सकती। युद्ध से कितनी ज़्यादा मारकाट होती है, हिंसा होती है, कितने जो निरपराध लोग हैं वो मारे जाते हैं। तो युद्ध से कोई मानवाधिकारों का भला नहीं होता, बल्कि मानवाधिकारों का हनन ही होता है, क्योंकि व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, लेकिन युद्ध में वो सभी अधिकारों का हनन होता है। तो हम ये कहें कि शांति के लिए युद्ध किए जाते हैं और मानवाधिकारों का हनन नहीं होता है, जो ये कुछ लोग मानते हैं, तो वो एक केवल छलावा है। शांति के लिए कोई कूटनीतिक हल निकाले जाने चाहिए, कोई इस तरह के शांति प्रिय जो हल हैं वो निकाले जाने चाहिए, जिससे कि युद्ध के अलावा कोई और तरीका अपनाया जा सके, जो निर्दोष लोग हैं वो मरने से बचें। बहुत सारे लोग हैं, जन धन की हानि होती है, कितना पैसा इस पर खर्च होता है। तो जो दो देश ये मानते हैं कि शांति के लिए युद्ध जरूरी है, वो एक मानव अधिकारों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा है सैन्य अधिकार विशेषाधिकार कानून। यानी कुछ संगठन हैं जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल है या ह्यूमन राइट वॉच, ये संगठन है, ये मानते हैं कि जो जो सेना को जो विशेष अधिकार मिले हुए होते हैं वो मानव अधिकारों का हनन करते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि जो कोई हम देखते हैं कि सेना के द्वारा या आर्मी के द्वारा या पुलिस के द्वारा कई बार एनकाउंटर कर दिए जाते हैं, किसी को भी गोली मार दी जाती है, किसी की संपत्ति पर मानव अधिकार किया जाता है, उसके नष्ट किया जाता है, चाहे वो विरोधी दुश्मन देश का ही हो, तो उसको दंड नहीं दिया जाता है। तो वो ये मानते हैं कि चाहे इस मानव अधिकारों की दृष्टि से सैन्य विशेषाधिकारों को उचित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इससे दूसरे व्यक्तियों की जो मानव अधिकार है उनका हनन होता है। तो इस तरह से हमने मानव अधिकारों के समक्ष कुछ चुनौतियाँ थी, इनको देखा है। चुनौतियाँ और भी हैं, लेकिन इनको हम आगे की जो अपनी वीडियो है उसमें उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।